Bismillahirrahmanirrahim. How to write research questions and research objectives. हमें तहकीकी सवालात और तहकीकी मकासद किस तरह लिखने चाहिए। पहले तो फर्क समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन में फर्क क्या है। जब लिखते हैं तो इनको लिखने का अंदाज ये कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट की शक्ल में, एक सेंटेंस, एक जुमले की शक्ल में प्लेन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन याद रखें, जो क्वेश्चन है वो हमेशा एक सवालिया अंदाज में लिखा जाएगा, पूछा जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव कोई ना कोई वर्ड, जिस तरह व्हाट, हाउ, एट व्हाट एक्सटेंट, व्हेन, हु, व्हाई, इस किस्म की चीजों को इस्तेमाल करेंगे। जबकि ऑब्जेक्टिव के अंदर हम कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, टू एग्जामिन, टू एनालाइज, इस किस्म की जो टर्म्स है उनसे शुरू करेंगे। लेकिन इनके अंदर लिखना कैसे, देखिए हमें समझने की जरूरत है कि एक सवाल बनाते हुए अमूमन कुछ चंद चीजों का जिक्र होना जरूरी है। जो ऑब्जेक्टिव में और जो क्वेश्चन में फर्क ये कि ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा टू की स्टेटमेंट के साथ और उसके साथ कोई ना कोई एक्शन वर्ब, यानी वर्ब, चाहे वो एग्जामिन है, एनालाइज है, डिस्कवर है, वो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। जबकि क्वेश्चन के अंदर जिस तरह हम सवालिया अंदाज में पूछते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, एट व्हाट एक्सटेंट, इस किस्म की जो टर्म्स हैं, यानी वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या चीज मालूम करनी है। तो जिस चीज पर आपका फोकस है ना, वो चीजें आगे हम डिवाइड कर लेते हैं। मसलन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा क्वेश्चन वो क्या चीज है, क्या हम देखना चाहते हैं, हमारा सेंटर पॉइंट यानी मेन पॉइंट क्या चीज है, क्या देखना चाहते हैं, कौन सा मसला है। तो आप अपना टॉपिक या जो रिसर्च प्रॉब्लम है या सब टॉपिक, जो भी आप टर्म उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप वो आपका यहां पर होना चाहिए। जब आपने ये चीज कर ली तो इसके अंदर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई वेरिएबल है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कंस्ट्रक्ट है, कोई आइडिया है, कोई भी चीज है जिस पे आप स्टडी करना चाहते हैं। सेकेंडली हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, देखिए हम किन लोगों पर करना चाहते हैं, वो ग्रुप्स क्या है, वो इंडिविजुअल्स कौन से हैं, किसी खास लोकेशन पे काम करना चाहते हैं, किसी खास पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं, किसी खास सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं, क्या चीज है वो। तो हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पर ये जो लोग हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं या सब्जेक्ट है या पॉलिसी है, उस पर हमें लिखने की जरूरत है। और जो तीसरा हिस्सा है ना हमारे सवाल या ऑब्जेक्टिव लिखने का, वो है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टडी कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जेक्टिव या फिर सवाल बना रहे हैं। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप चाहे कॉन्टेक्स्ट की टर्म इस्तेमाल करें, सेटिंग की, फ्रेमवर्क की, पर्सपेक्टिव की, कोई भी टर्म इस्तेमाल कर लें। तो इसका मतलब ये कि इन तीनों चीजों का पता होगा, प्रॉब्लम क्या है, किन लोगों पे करनी है, और फिर या लोकेशन पे या टाइम के हवाले से, और किस पर्सपेक्टिव यानी कॉन्टेक्स्ट में करनी है, क्या सिचुएशन है। तो अगर ये चीजें हैं तो हम अपना सवाल और जो अपना मकसद है तहकीक का, वो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। आइए चंद इसके एग्जांपल्स देखते हैं और फिर बात करते हैं कि भाई इसको कैसे समझा जा सकता। फॉर इंस्टेंस हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं, तो टू डिस्कवर यानी हमारे पास वर्ब आ गया, या फाइंड आउट कर लें, टू डिस्कवर या फाइंड आउट टीचिंग स्टाइल्स, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम आ गई, और इसी तरह हमारा ग्रुप जो है वो टीचर्स आ गए, और हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। टू डिस्कवर टीचिंग स्टाइल्स टीचर्स यूज इन मैनेजिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करने के दौरान टीचर्स किस किस्म के टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड्स या टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को सवाल के अंदाज में देख लेते हैं, तो टू डिस्कवर या टू फाइंड आउट की जगह हमने कोई ना कोई अपना इंटरोगेटिव वर्ड लगा देना है, जिस तरह व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, जो भी मुनासिब हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट जो है वो मुनासिब है।
What teaching styles are used by teachers in managing the teaching learning process? So teaching learning process को मैनेज करने के लिए टीचर्स जो है असातिज़ा वो किस किस्म के टीचिंग स्टाइल्स या मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हम समझते हैं कि सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम है और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी जो टीन एजर्स हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस वगैरह की मुख्तलिफ कैफियत। तो चले हम इसको डिप्रेशन के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। अगर कुछ जो लोग हैं वो डेली यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का या किसी एक ख़ास ऐप का, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर वगैरह, तो उसका उनकी कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ है हमने डिटर्मिन करना है। सो हम जब ऑब्जेक्टिव लिखेंगे टू डिटर्मिन यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हमारा प्रॉब्लम है और ये किन में हम देखना चाहते हैं, ग्रुप्स के अंदर या इंडिविजुअल्स, टीनेजर्स में देखना चाहते हैं। अगर आप कोई खास एज तय करना चाहते हैं 14 से 16, 12 से 14 या 16 से 18, तो ये आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव में हम डिप्रेशन के हवाले से देखना चाहते हैं। तो हम कहेंगे टू डिटर्मिन द कोरिलेशन बिटवीन social media usage and the rates of depression in teenagers, और उसी को सवालिया अंदाज में इंटेरोगेटिव वर्ड लगा दें, what is the impact of social media on teenage mental health। यहाँ पे सोशल मीडिया का ओवरऑल देखा गया, लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं यूट्यूब वगैरह या फेसबुक या कोई और ऐप, तो आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो हम लिख सकते हैं।